सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो चरों के रैखिक समीकरणों का प्रश्नावली दूसरा। ठीक है, तो प्रश्नावली दूसरे को हल करने से पहले हमको जो है कुछ चीजें जो है जाननी जरूरी है। ठीक है, ताकि हम लोग उस प्रश्नावली को क्या कर सके, हल कर सके। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रैखिक समीकरणों को हल करने के जो है हमारे पास क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास आलेखी विधि होता है, ग्राफिकीय विधि होता है, और दूसरा हमारे पास होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में भी हमारे पास तीन तरीके होते हैं, जिसमें से पहला है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, बीजगणितीय विधि है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारे पास दो समीकरण रहेंगे। तो दो समीकरण में से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे दूसरे चर के सापेक्ष में। जैसे कि मान लेते हैं कि जो रैखिक समीकरण है वो है ए एक्स धन बी वाई बराबर सी, या फिर इसको ले लेते हैं ए वन बी वन और सी वन करके। ठीक है, उसके बाद ए टू एक्स, दूसरा इक्वेशन तो होगा ही, तभी तो सॉल्व कर पाओगे दो अननोन को। ठीक है, इज इक्वल टू सी टू। तो इस तरीके से हमारे पास दो समीकरण दिए रहेंगे। तो जब आप प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे तो या तो समीकरण नंबर एक से या तो समीकरण नंबर दो से किसी भी एक समीकरण से एक चर की वैल्यू आपको निकालनी है। चाहे आप x का मान निकालो, चाहे आप y का मान निकालो। ठीक है, जैसे मान लो आप पहले वाले से जो है क्या कर रहे हो, x का मान निकाल रहे हो किस किस रूप में, y के रूप में। तो उस मान को आपको क्या करना है, समीकरण दो में पुट करना है, मतलब उसमें रखना है। ठीक है, याद रखना जिस समीकरण से निकाल रहे हो उसी समीकरण में मत रख देना। ठीक है, दूसरे वाले समीकरण में आप रखोगे तो एक चर राशि का मान निकल जाएगा, और जब एक चर राशि का मान निकल जाएगा तो दूसरे चर राशि का मान निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ताकि हम लोग क्या कर सके, उसको जो है आसानी से हल कर सके। देखो उदाहरण नंबर 9 क्या दिया है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं, जिनके कुल 35 सिर हैं तथा 98 पैर हैं। तब पक्षियों एवं खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो जो चीज हमको पता ही नहीं है कि खरगोश के पैर कितने, खरगोशों की संख्या कितनी है और पक्षियों की संख्या कितनी है, हमको नहीं पता। तो जो चीज हमको नहीं पता होता उसको हम लोग क्या करते हैं, गणित में मान लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, माना कि खरगोशों की संख्या कितनी है, x है, तथा पक्षियों की संख्या क्या है, y है। आप चाहो तो उल्टा भी ले सकते हो, मतलब पक्षियों की संख्या को y ले लो और खरगोशों की संख्या को एक क्या बोलते हैं, x ले लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको मानना है कि एक जो उसमें से खरगोश की संख्या है और दूसरा क्या उसमें से पक्षियों की संख्या है। अब देखो इसमें क्या बोला है, जिनके कुल 35 सिर हैं, मतलब जो खरगोश है उसका सिर और जो पक्षी है उसका सिर को मिलाकर कुल कितने सिर है, 35 है। तो खरगोश का भी एक ही सिर होता है और पक्षी का भी एक ही सिर होता है, दो तो नहीं होता। तो खरगोशों के सिरों की संख्या प्लस पक्षियों के सिरों की संख्या कितनी दी है, 35। तो हमने क्या किया, एक समीकरण बनाया x धन y बराबर 35। ये हो गया समीकरण नंबर एक। उसके बाद देखो आगे क्या दिया था हमको, उनके पैरों की संख्या कितनी है, 98 है। तो देखो खरगोश के चार पैर होते हैं, तो एक खरगोश के चार पैर, तो x खरगोश के कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। ठीक है, एक पक्षी की पैरों की संख्या 2 है, तो y पक्षियों की संख्या की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2y। तो 4x धन 2y बराबर कितना हो गया, 98 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों से देखो दो क्या है, उभयनिष्ठ है, दो उभयनिष्ठ निकल गया। अब ये गुणा कर रहा है, इधर जाके इसको क्या करेगा, भाग करेगा। तो हमारे पास एक समीकरण निकल कर आया, 2x धन y बराबर 49। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। अब आप इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालो। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2 से y का मान निकालते हैं किस रूप में, x के रूप में। तो y को यही रहने दो और 2x को इधर भेज दो। तो 2x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 49 माइनस 2x। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 में हमने क्या किया, एक चर राशि के मान को दूसरे चर राशि के मान के रूप में हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ये जो समीकरण 3 है ना, इस मान को आपको कहां रखना है, समीकरण नंबर 1 में। याद रखना जिस समीकरण से मान निकालो उसी में वापस से आपको नहीं रखना है ना, उसके विपरीत वाले में रखना है। तो यहाँ देखो x धन y बराबर 35, तो y की जगह कितना रखोगे, 49 माइनस 2x। तो देखो x की जगह x आ गया और y की जगह कितना आ गया, 49 माइनस 2x बराबर 35। अब आप जब कोष्टक को खोलोगे
तो ये प्लस एक्स है और ये माइनस 2x है, तो माइनस 2x में से प्लस एक्स चले जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, और 49 तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब अगर x का मान निकालना है तो इस 49 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये 49 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 35 में से 49 गया तो माइनस 14, माइनस और माइनस दोनों क्या हो गए, कट गए, तो x का मान कितना आ गया, 14। और x आपने क्या माना था, खरगोशों की संख्या, तो खरगोशों की संख्या कितनी है, 14। तो पक्षियों की संख्या निकालना है तो समीकरण 3 में जो है x की जगह 14 रख दो, तो इसमें जब आप x की जगह 14 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, देखो 49 और माइनस 2, 2 गुणित 14, तो 14 दोने कितना हो गया 28, तो 49 माइनस 28, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 में से 8 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, तो आप लिखोगे अतः खरगोशों की संख्या 14 है और पक्षियों की संख्या कितनी है, 21 है। तो प्रतिस्थापन आपको समझ में आया। तो जैसा हमने यहाँ पर दो समीकरण निकाले, दो समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालेंगे, फिर उसको वापस से रख देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 से भी x या y की वैल्यू निकाल सकते हो और समीकरण 2 में जो है रख सकते थे, तभी आपका उत्तर क्या आता, वैसी का वैसी आता। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। ठीक है, हाँ देखो, खरगोशों की संख्या 14 और पक्षियों की संख्या 21 है। दूसरा विधि जो हमको पढ़ना है वो है विलोपन विधि। ठीक है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है विलोपन का मतलब क्या होता है, गायब करना। तो हमारे पास जब दो समीकरण दिया रहेगा तो उसमें से हम लोग किसी एक चर को दोनों समीकरणों से क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि जादू मंत्र करके गायब करना है, ठीक है, उसको गणित के विधि से उसको क्या करना है, हमको गायब करना है। और जब गायब कर लेंगे उसके बाद हमको एक चर का मान निकल जाएगा, एक चर का मान निकलेगा तो दूसरे चर का मान निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके भी बेसिस पर जो है हम लोग क्या करते हैं, एक प्रश्न देखते हैं, उदाहरण नंबर 10 को। क्या बोल रहे हैं, देखो उदाहरण नंबर 10, रीचा और नैना के पास कुछ टॉफियां हैं, टॉफियां मतलब चॉकलेट है, कौन कौन किसके किसके पास, रीचा और नैना के पास। जब रीचा नैना को 30 टॉफियां देती है, अब रीचा के पास जितने थे उसमें से 30 टॉफी किसको दे देती है, अगर वो नैना को, तब नैना के पास रीचा से दुगुनी टॉफियां हो जाती है। ठीक है, तो जब वो 30 दे देती है तो रीचा के पास कितनी हो जाती है, मतलब नैना के पास कितनी हो जाती है, रीचा से दुगुनी हो जाती है। परंतु जब नैना अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियां रीचा को देती है, अब उल्टा हो गया, अब नैना दे रही है किसको, रीचा को, तब रीचा के पास नैना से 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो बताइए उन दोनों के पास कितनी कितनी टॉफियां हैं। देखो अब आपको इस रैखिक समीकरणों में जो है ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, तो भले ही आपको प्रश्न जो है कठिन लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा है भी ये कठिन। ठीक है, लेकिन जब सॉल्व करने जाओगे तो ये इजी है। तो जब आप प्रश्न को पढ़ो और एक बार में समझ ना आए तो आप क्या करना, क्वेश्चन को टुकड़े टुकड़े में बांट देना और पढ़ना। जैसे रीचा और नैना के पास कुछ टॉफियां हैं, कितनी कितनी पता है क्या, नहीं, तो सबसे पहले यही लिखोगे कि माना कि रीचा के पास टॉफियों की संख्या x है और नैना के पास टॉफियों की संख्या कितनी है, y है। आप उल्टा भी ले सकते हो, इसको y और इसको x भी ले सकते हो। अब देखो, जब रीचा ने 30 टॉफियां दे दी, अब जब रीचा जो है 30 टॉफियां नैना को दे देती है, देखो जब रीचा 30 टॉफियां नैना को दे देती है तो रीचा के पास पहले कितने थे, x, अब उसमें से 30 दे दी, 30 के पास कम पड़ेगा कि नहीं, तो देखो रीचा के पास 30 टॉफियां देने के बाद कितना बचेगा, x माइनस 30 बचेगा। और नैना के पास 30 टॉफियां बढ़ जाएगी, तो उसके पास पहले कितनी टॉफियां थी, y, तो y और नैना ने 30 दे दिए तो वो 30 क्या हो जाएगा, इसके पास जुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रीचा के पास 30 कम हो जाएगा क्योंकि उसने दिया है, और नैना के पास 30 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये घटेगा, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया था, सॉरी। ठीक है, मतलब रीचा के पास 30 टॉफियां कम हो जाएंगी क्योंकि उसने दिया है, और नैना के पास 30 टॉफियां बढ़ जाएंगी क्योंकि उसने लिया है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखो, जब 30 टॉफियां दे देती हैं तो क्या होता है, देखो नैना के पास रीचा से दुगुनी टॉफियां हैं, मतलब नैना के पास कितनी हो गई है अब, y प्लस 30, ये किसके डबल है, जो रीचा के पास है, तो रीचा के पास जितना है उसका डबल अब किसके पास है, नैना के पास। तो रीचा के पास था x माइनस 30, तो इसका डबल करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, और इसका डबल किसके बराबर है, जितना नैना के पास है। ठीक है, चलो अब देखो दो का अंदर गुणा करते हैं, ये उसी तरीके का है, जैसे दो लोग अगर बात कर रहे हैं a और b, a बोलता है इसके पास मान लो 5 रुपए है और b बोलता है इसके पास 10 रुपए है, तो b जो है a को क्या बोलेगा कि मेरे पास a से जो है 2 गुना पैसा है, तो इसका मतलब क्या है कि b के पास जितना पैसा है वो a का क्या है, डबल है। देख लो b के पास 10 था, a के पास 5 था, तो 5 दूनी डबल हुआ कि नहीं, तो उसी तरीके से यहाँ भी है,
नैना के पास जितना है वो डबल है किसका, रीचा के पास का, तो x माइनस 30 हो गया। 2x को अंदर गुणा किए तो 2x हो गया, 30 को 2 से गुणा किए तो माइनस 60 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सारे चर वालों को एक साइड कर लेंगे और अचर को एक साइड कर देंगे। तो y जब पक्षांतर होकर इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा और माइनस 60 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। सो 2x माइनस वाई बराबर 90। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 पहली स्थिति में। ठीक है, जब रीचा रीचा देती है नैना को। अब उल्टा केस है, देखो परंतु, यहां से आप क्वेश्चन पढ़ो। परंतु क्या बोल रहा है, जब नैना अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियां रीचा को दे देती है। देखो यहां पर आया परंतु अब नैना की बारी है। तो जब नैना 10 टॉफियां दे देगी तो नैना के पास पहले कितनी थी, 22 टॉफियां थी, तो नैना के पास 10 कम पड़ जाएगा दूसरे परिस्थिति में। और ये 10 टॉफियां किसको दी है, रीचा को दी है, तो रीचा के पास 10 बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब क्या होता है देखो कि रीचा के पास जो चॉकलेट है, टॉफियां हैं, वो नैना से क्या हो गई, 3 गुना। तो रीचा के पास इतना है और वो किसके बराबर है, जो नैना के पास है उसका 3 गुना। तो ये नैना का है तो नैना से 3 गुना हो गया रीचा के पास। ठीक है, अब फिर से इस 3 को क्या करो, अंदर गुणा करो। तो x धन 10 बराबर 3 का जब अंदर गुणा करोगे तो 3 गुणित y कितना हो जाएगा, 3y। और 3 को जब 10 से गुणा करोगे तो माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से चर को एक साइड और अचर राशियों को एक साइड। तो ये जो y है इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 10 इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, देखो x माइनस 3y बराबर माइनस 30 और माइनस 10 जुड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस 40 हो जाएंगे। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या बन गया, x माइनस 3y बराबर 40 बन गया। अब एक समीकरण यहाँ है 2x माइनस वाई बराबर 90 और दूसरा समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस 40। अब यहाँ पर आपका निर्भर करता है, दो समीकरण तो मिल गए हमको। ठीक है, यहाँ के बाद हमको विलोपन विधि यूज करनी है। अब विलोपन विधि में आप चाहो तो x को भी विलोपित कर सकते हो या y को भी विलोपित कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप डिसाइड करना कि किसको विलोपित करना चाहते हो। ठीक है, मैं दोनों को एक एक बार जो है आपको दोनों को विलोपित करके बता दूंगा। पहली बार में हम लोग x को विलोपित करते हैं, फिर दूसरे बार में जो है हम लोग y को विलोपित करते हैं। तो देखो अगर आप x का विलोपन करना चाहते हो तो यहाँ x का गुणांक कितना है, 2। यहाँ x का गुणांक कितना है, 1। तो जिस भी चर को आप विलोपित करना चाहते हो पहले उसके गुणांक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 2 को जो है 2 से गुणा कर दोगे। क्यों करोगे, तो इसका गुणांक भी 2 है तो इसका गुणांक भी 2 हो जाएगा। तो देखो फिर समीकरण 1 और 2 कैसे दिखेंगे, जब 2 का गुणा कर दोगे तो 2x माइनस वाई बराबर 90। और जब 2 का गुणा करोगे तो 2 गुणित x मतलब 2x और 3 के साथ गुणा करोगे तो माइनस 6y और 40 दोनों कितना हो जाएगा, माइनस 80। अब देखो दोनों का गुणांक बराबर हो गया क्योंकि हम लोग अभी विलोपित किसको कर रहे हैं, विलोपित कर रहे हैं हम लोग x को विलोपित कर रहे हैं, विलोपित जो है x को कर रहे हैं। तो विलोपित करने का सबसे पहला नियम क्या है, आप जिस भी चर को विलोपित करना चाहते हो उन चरों का गुणांक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर गुणांक सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले उसको गुणा करके भाग करके जैसा भी करना है आप उसमें क्या करोगे, या सिर्फ गुणा कर सकते हो या फिर सिर्फ भाग कर सकते हो ना, प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो गुणा करके या भाग करके जो है आप क्या करना, उसको समान बना लेना। अब देखो पहला नियम तो ये हो गया। विलोपित करना है अगर, तो यहाँ पर देखो x के सामने कौन सा चिन्ह है, धन। यहाँ भी इसके सामने कौन सा चिन्ह है, धन। तो जब धन धन हो चाहे माइनस माइनस हो, मतलब जिन चरों को आप विलोपित करना चाहते हो उन चरों में अगर समान क्या है, समान प्रकृति के हैं, मतलब धनात्मक धनात्मक है चाहे ऋणात्मक ऋणात्मक हो, तो उस समय आप दोनों समीकरणों को क्या कर दोगे, माइनस करोगे। तो समीकरण 1 माइनस 2 और इसमें 2 का गुणा किए थे इसीलिए मैं यहाँ पर 2 बता देता हूँ। ठीक है, जब दोनों के चिन्ह समान होंगे, चाहे दोनों धनात्मक हो चाहे दोनों ऋणात्मक हो, आपको हमेशा क्या करना है, दोनों समीकरणों को माइनस करना है। लेकिन अगर ये प्लस होता और मान लो ये माइनस होता, उस समय आप दोनों समीकरणों को माइनस नहीं करते, उस समय आप दोनों समीकरणों को क्या करते, जोड़ देते, क्योंकि जोड़ने से प्लस और माइनस 0 हो जाते। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को हम लोग घटाएंगे, तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होगा, इस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, इस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, इस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो 2x में से अब ये प्लस 2x नहीं रहा, माइनस 2x हो गया। तो 2x में से माइनस 2x चले गया। अब देखो ये प्लस हो चुका है, तो प्लस 6 में से अगर आप एक कम कर दोगे तो कितना बचेगा, प्लस 5 वही बचेगा ना, प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस 6 में से एक कम हो रहा है। ठीक है, अब ये था, ये पहले माइनस था अब ये प्लस हो गया, तो 90 और 80 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 170 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों जुड़कर कितने हो गए, 170।
170। अब y का मान यहां से जब निकालोगे तो 5 इसको भाग देगा, तो 170 को जब आप 5 से भाग दोगे तो कितना होगा, 5 तिया 15 और 2 बचेगा तो 5 चौके 20, तो y का मान कितना आ गया, 34। ठीक है, y का मान 34 आ गया। इस मान को आप समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, आपका आंसर वहां से आ जाएगा। तो मान लो अगर समीकरण 1 में आप रखते हो y के जगह 34, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -34। -34 इधर जाके क्या हो जाएगा, +34 हो जाएगा। तो 90 और 34 कितने हो जाएंगे, 124। तो 2x बराबर कितना आएगा, 124। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इस मान को समीकरण 1 में रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 62 आ जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, ये मैंने किसको विलोपित करके मान निकाला, x को विलोपित करके। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, y बराबर 34 और x बराबर 62 है कि नहीं। हाँ, x बराबर 62 और y बराबर 34। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है, x को विलोपित किया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं y को आप विलोपित करके जो है कैसे मान जो है निकालोगे। तो समीकरण को देख लेते हैं पहले, क्या है हमारे पास। हाँ, तो हमारे पास समीकरण, दो समीकरण क्या क्या हैं, इसको लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग किसको विलोपित करने वाले हैं, y को विलोपित करना है हमको। ठीक है, हमको दोनों चीजें आनी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि x को ही विलोपित करना सीखे और y को विलोपित करना ना सीख पाए। तो देखो समीकरण है हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर 90। ठीक है, उसके बाद है x माइनस 3y बराबर -40। अभी हम लोग विलोपित किसको करना चाहते हैं, y को चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप वही है, पहला वाला जो समीकरण है उसमें y का गुणांक कितना है, देखो y का गुणांक है -1। दूसरे वाले समीकरण में देखो y का गुणांक कितना है, -3। तो दोनों के गुणांक को पहले बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो आप क्या करो, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर दो। समीकरण नंबर 1 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो फायदा क्या होगा कि उसका भी गुणांक सेम हो जाएगा और इसका भी गुणांक सेम हो जाएगा। तो जब आप समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो अब गुणा सिर्फ इसी के साथ नहीं करना ना, बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ 3 का गुणा इसी के साथ कर देते हैं और छोड़ देते हैं, पूरे के साथ करना है, हर एक टर्म के साथ। तो 3 दूने कितना हो गया, 6x, 3 गुणित -1 मतलब -3y, और 90 तिया कितना हो गया आएगा, 270। ठीक है, इसको तो कुछ नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही रख दो, x माइनस 3y, ये कितना हो गया, 3y बराबर -40। ठीक है, अब देखो दोनों का गुणांक बराबर हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि अब समीकरण को जोड़ना है या घटाना है। तो देखो दोनों के गुणांक के जो चिन्ह है वो क्या है, समान है। तो जब समान है तो आप दोनों समीकरणों को क्या करोगे, घटाओगे। तो आप लिख देना समीकरण नंबर 1 गुणित 3 माइनस समीकरण नंबर 2। अब चिन्ह परिवर्तित करो, जब भी घटाओगे तो चिन्ह तो परिवर्तित करना ही पड़ेगा, जोड़ोगे तो नहीं करना पड़ेगा, घटाओगे तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, देखो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है अब क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है अब क्या हो जाएगा प्लस। तो याद रखना जो नीचे में रहेगा ना सिर्फ उसी के चिन्हों को बदलना, ऊपर के चिन्हों को नहीं। तो अब देखो सॉरी ये कटेगा नहीं। ठीक है, 6x में से अगर एक x चले जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। ठीक है, अब ये देखो +3 और -3 खत्म। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखो 70 में से ये माइनस नहीं रहा ना, अब प्लस हो चुका है। तो 70 और 40 कितने हो जाएंगे, 310 हो जाएंगे। ठीक है, तो 310 को जब आप 5 से भाग करोगे तो 5 छक्के 30 और 5 दूने 10। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा, 62। फिर से x के मान को आप किसी भी एक समीकरण में रखो, चाहे आप इस समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो। जब आप यहाँ पर रखोगे 62, तो ये +62 इधर जाके क्या हो जाएगा, -62। तो 40 और 62 कितने हो जाएंगे, 102। 102 को 3 से भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 34। आई होप 112 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है आपको। ठीक है, हाँ 102 ही होगा। ठीक है, तो आप इस x के मान को किसी भी एक समीकरण में रख देना, चाहे इसमें रखना चाहे इसमें रखना, आपको y का मान जो है निकल जाएगा। तो जिसको भी विलोपित करना चाहते हो आप उसको विलोपित कर सकते हो। बस ये याद रखना कि जिसका भी आप विलोपन करना चाहते हो उन दोनों का गुणांक क्या है, अलग अलग गुणांक है, तो उसको सबसे पहले क्या करोगे, गुणा करके गुणांकों को बराबर बनाओगे।
फिर देखोगे कि दोनों के गुणांकों का चिन्ह कैसा है, ठीक है। अगर समान चिन्ह होंगे, प्लस प्लस होंगे तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और अगर माइनस माइनस होंगे तब भी माइनस करोगे। लेकिन जब एक धन और एक माइनस होगा तब उस समय समीकरणों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा विधि। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। उसी तरीके से देखो ये प्रश्न दिया, उदाहरण को आप हल कर लेना। हाँ, एक ये क्वेश्चन, एक आयु वाला क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आयु वाला मैं आपको सिर्फ समीकरण निकाल के बता दूंगा, ठीक है, आयु वाले प्रश्न में। फिर जो है आप उसके बाद क्या करना, उसको जो है हल कर लेना किसी भी विधि से। देखो मैंने सबसे पहले एक चीज आपको बताया था कि जब भी आपको आयु वाला प्रश्न मिले, आप जितने भी नाम दिए हैं या फिर जितने भी लोगों की बात की गई है उनकी वर्तमान आयु आपको मान लेनी है। तो देखो दो लोगों की बात हो रही है, 10 साल पहले क्या था, छोड़ो, सुनील और विनय, दो लोगों की बात हो रही है। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे हल में, माना कि विनय की वर्तमान आयु x वर्ष है, और उसके बाद यहाँ पर कितने लोगों की बात की गई, सुनील विनय की आयु का योग, उसकी 3 लोगों की बात की गई, ठीक है। तो जब 3 लोगों की बात की गई तो देखो सबसे पहले क्या किया गया, पहले पढ़ते हैं, 10 साल पहले सुनील और विनय की आयु का योग उनके पिता की आयु का 1/3 थी। तो देखो आप चाहो तो इस मेथड से भी आप बना सकते हो जिसमें इसने दिया हुआ है इस तरीके से, या मैं जो बता रहा हूं आप उसको भी फॉलो कर सकते हो कि यहाँ पर 3 लोगों की बात की गई। तो माना कि सुनील की वर्तमान आयु मैंने मान ली x वर्ष, ठीक है। विनय की वर्तमान आयु मैंने मान ली y वर्ष, ठीक है। और उसके पिता की वर्तमान आयु मैंने मान ली z वर्ष, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी हो गई, z वर्ष। ये 3 नाम दिए थे तो मैंने 3 4 जो है मान दी, ठीक है। अब प्रश्न देखो, अब इनकी वर्तमान आयु अगर इतनी है, ठीक है, तो 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग, तो 10 साल पहले उनकी आयु कितनी होगी, तो 10 साल पहले सुनील की आयु होगी x-10 होगी, विनय की आयु कितनी होगी, y-10 होगी, और उसके पिता की आयु z-10 होगी। तो 10 साल पहले आयु घटी क्योंकि नहीं, जैसे भी आपकी उम्र 15 साल है तो 10 साल पहले कितना रहा होगा, 5 साल रहा होगा। तो कैसे पता चला, माइनस करके। तो उसी तरीके से अगर इनकी वर्तमान आयु एक्स वाई और जेड है तो 10 साल पहले इनकी आयु क्या होगी, x-10, y-10, z-10। और मैं आपको बताया भी था कि जब आयु वाला प्रश्न आएगा तो 10 साल पहले 5 साल पहले बोलेगा तो आपको माइनस कर देना है, और जब आपको बोलेगा कि इतने साल बाद तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब प्रश्न पे आते हैं, देखो तो 10 साल पहले सुनील की आयु कितनी है भैया, x-10, ठीक है, प्लस विनय की आयु कितनी है, y-10। वो किसके बराबर है, उसकी पिता की आयु का 1/3 है, ठीक है। इन दोनों का जो योग है ना, इसका प्लस इसका, इन दोनों का जो योग है वो 1/3 है। किसका 1/3 है भैया, उसके पिता की आयु का 1/3 है, तो उसके पिता की आयु का 1/3, ठीक है। अब आप इसको हल करो तो x और y जुड़कर कितने हो जाएंगे, x-y, -10 और -10 जुड़ के कितने हो जाएंगे, -20 हो जाएंगे। और इधर तो ये सेम टू सेम रहेगा, z-10 और बटे में 1/3 होगी कि नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इस 3 का गुणा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब आप इस 3 का गुणा करोगे तो ये 3 कितना हो जाएगा, देखो 3x धन 3y -60 बराबर z-10। अब अगर यहाँ से z का मान निकालना चाहता हूं तो ये -10 इधर जाके क्या हो जाएगा, +10 होगा। तो ये हो जाएगा 3x धन 3y, और -10 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 60 में से 10 जाएगा तो 50 बचेगा, और एक किसका मान है, z का। देखो बुक में जिस मेथड से दिया आप चाहो तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया z का मान 3x धन 3y -50 बराबर z। अब प्रश्न पे वापिस आते हैं। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, यदि सुनील जो है क्या है, विनय से 2 साल छोटा है, ठीक है। अब यहां पर आगे देखो, जो सुनील है, सुनील का वर्तमान आयु कितना है, x। सुनील जो है क्या है, विनय से जो है 2 साल छोटा है, विनय से 2 साल छोटा है, इसका मतलब क्या है, विनय 2 साल बड़ा भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो सुनील है, अच्छा छोटा है बोल रहे हैं ना, विनय से 2 साल छोटा है, सॉरी छोटा है,
तो विनय का जो भी एज होगा उससे 2 साल छोटा कौन है? सुनील है। तो सुनील की आयु विनय के आयु से 2 साल छोटी है। ठीक है, तो यहां से एक चीज हमको और मिल गया कि x बराबर हमको क्या मिल गया, y माइनस 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 है। तथा दोनों की आयु का योग, मतलब विनय की आयु और सुनील की आयु का योग उनकी पिता की आयु से 14 कम है। उसके बाप की आयु से, उसकी बाप की आयु कितनी थी? z। ठीक है, उससे क्या है? 14 कम है। तो x धन y बराबर z माइनस 14 ये होगी। ठीक है, तो हमारे पास मिल गया x प्लस वाई बराबर z माइनस 14। चलो अब हमको दो समीकरण चाहिए। ठीक है, तो एक समीकरण तो हमको मिल चुका है z के रूप में। दूसरा समीकरण ये देखो, अगर मैं इस समीकरण नंबर 2 को अगर मैं बदलना चाहूंगा, क्योंकि हमको तो दो समीकरण चाहिए ताकि हम लोग रैखिक समीकरणों को हल कर सकें, तो ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको मैं थोड़ा सा बदल के ऐसा लिख देता हूँ, इसका डिजाइन चेंज करके। ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 2। अब इसको मैं ले लेता हूं समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो अभी हमारे पास कितनी अननोन राशियां हैं? 3, x y और z, और हमारे पास समीकरण कितने हैं? 2। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 3 समीकरणों को 2 समीकरणों में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं z का मान निकालूंगा इस समीकरण से, तो देखो इस समीकरण से z का मान कितना आएगा? x धन y धन 14 बराबर z। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 के राइट हैंड साइड में भी z है और समीकरण नंबर 1 के भी राइट हैंड साइड में z है हमारे पास। ठीक है कि नहीं? देखो दोनों में, ये देखो इस समीकरण के भी राइट हैंड साइड में z, इस समीकरण के भी राइट हैंड साइड में z। तो हम लोग दोनों समीकरणों की क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 3 से, ठीक है, तो इधर है हमारे पास देखो 3x धन 3y माइनस 50 बराबर, यहां पर हमारे पास कितना है z का मान? x धन y प्लस 14। तो अब x और y दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो 3 और 3y में से अगर एक एक कम हो जाएंगे तो क्या होगा भैया? 2x बचेगा और 2y बचेगा। ठीक है, और इस प्लस 50 को जब उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस 50 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 50 और 14 कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अब दोनों में से 2 कॉमन भी निकल सकता है, तो 2 हमने कॉमन निकाला, अंदर में बच गया x धन y बराबर 64। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 22 बोलता हूँ 32। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हम लोग हल किसको किसको करेंगे? देखो भले ही आपको ये बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये इजी है। आप जब बुक वाला देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए दो समीकरण निकाल दिए। एक है हमारे पास x माइनस वाई बराबर माइनस 2, और दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है? देखो दूसरा समीकरण है हमारे पास x धन y बराबर 32। अब समीकरण 2 और समीकरण 4 को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो किस विधि से हल करना है? तो विलोपन विधि से करना है। किसको विलोपित करना है? यहाँ आसान होगा। तो देखो यहाँ है माइनस वाई और यहाँ है प्लस वाई, दोनों का गुणांक क्या है? 1 और 1 है। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या है? माइनस, और इसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो विपरीत चिन्ह वाले हैं, मतलब अगर हम लोग समीकरण 2 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे तो y क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, और y गायब हो जाएगा तो x का मान निकल जाएगा। x का मान निकलेगा तो y का मान निकल जाएगा। x और y अगर दोनों निकल गए तो z का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो समीकरण नंबर 2 और 4 को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो समीकरण 2 धन 4, तो हमारे पास यहाँ है x माइनस वाई बराबर माइनस 2, और फिर यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 32। जोड़ दो दोनों को, ये गायब हो जाएगा। x धन x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 32 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 30। तो x का मान कितना आ गया? 15। ठीक है, x का मान आ गया हमारे पास 15। अगर x का मान 15 है तो इस मान को समीकरण 4 में रखो या फिर समीकरण 2 में रखो। जब आप x की जगह 15 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा? यहाँ 15 रखोगे तो प्लस 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो x का मान 15, y का मान 17, तो z का मान कैसे निकालोगे? तो यहाँ देखो समीकरण नंबर 3 से यहाँ पर x और y दोनों के मान को रख दो, तो x का मान है 15,
और x का मान है 15 और y का मान है 17 धन 14 बराबर z। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएंगे 15 या 45 और एक 46। ठीक है, कितने हो जाएंगे 46 वर्ष। तो उसके बाप की आयु है 46 वर्ष और एक्स की आयु, सुनील की आयु 15 वर्ष, विनय की आयु 17 वर्ष। तो मैं जिस मेथड से बताया आप उस मेथड से भी हल कर सकते हो या फिर बुक वाले मेथड से भी हल कर सकते हो। बुक वाला मेथड हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, दैट्स वाई मैंने जो है क्या किया, आपको एक नए मेथड से जो है समझा दिया, जहां पर हमने बुक वाले ने दो राशियां ली है एक्स और वाई, हमने एक्स वाई और जेड ली, तीन राशियों से हमने चार समीकरण निकाले, फिर चार समीकरण को हमने दो समीकरणों में परिवर्तित किया, विलोपित विधि से हमने इसको हल कर दिया। देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। हाँ, 17 वर्ष, 15 वर्ष और 46 वर्ष एकदम सही है। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। तो ये है हमारा आयु वाला प्रश्न, इस तरीके से आपको हल मिलेगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे उदाहरण नंबर 12 था ना, उसी तरीके से उदाहरण नंबर 13 जो है ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। जब हम लोग भी पढ़ते थे तब भी इस तरीके के प्रश्न जो उस समय आते थे। ठीक है, तो इस मतलब हो सकता है कि ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है और कंटिन्यूअसली 1 साल 2 साल के गैप में जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है 3 नंबर या 4 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 13 को हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है, फिर इसको हल करेंगे। देखो, दो अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना। अब देखो भाई, दो अंकों वाली मतलब जिसमें इकाई भी होगा और दहाई भी होगा। एक संख्या का 7 गुना, उस संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या का 4 गुना है। मतलब जैसे दो अंकों की संख्या मान लो ले लेते हैं 23। अब इसको पलट दो, मतलब 3 को यहां लिखो और 2 को यहां लिखो, तब भी ये दो अंकों की संख्या है, ये भी दो अंकों की संख्या है। तो बोल रहा है कि जब दो अंकों की संख्या का जो 7 गुना है उसको पलट देते हैं हम लोग, तो क्या बन जाता है, पलटने से 4 गुना के बराबर हो जाता है। तथा संख्या के अंकों का योग, तो जो अंक है ना, एक अंक 2 है और एक अंक 3 है, इसी तरीके से जो संख्या के जो योग है उनका योग कितना है, 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हमको तो वो संख्या नहीं पता है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि जो इकाई अंक है उसको मान सकते हो आप y को क्या मान लेना, इकाई अंक। तो दहाई अंक क्या होगा, दहाई मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 23 को जो है इकाई और दहाई के रूप में कैसे लिख सकते हो, तो छोटे कक्षाओं में सीखा होगा 20 धन 3 गुणित 1, ये इकाई है और ये 2 गुणित 10 मतलब दहाई है। तो दहाई अंक कितना है, मान लो हमारा x है, तो ये हो गया हमारा दहाई अंक। तो वो संख्या क्या होगी, तो दहाई अंक धन, जैसे यहाँ पर लिखे ना दहाई अंक धन इकाई अंक, तो वो संख्या क्या होगी, 10x धन y होगी। तो देखो वही चीज यहाँ पर लिखा है, वो संख्या क्या होगी, 10x धन y होगी। अब प्रश्न के अनुसार इसका 7 गुना, ठीक है, इसका 7 गुना मतलब 7 से गुणा कर दिए। वो किसके बराबर है, जब आप अंकों को परिवर्तित कर देते हो, मतलब x के जगह y ले आओ और y की जगह x को लिख दो। तो पहले 10x धन y था, अब ये क्या हो जाएगा, 10y धन x हो जाएगा, इसके 4 गुने के बराबर है। तो समझ में आ गया, पहले जो संख्या थी उसका 7 गुना, अंकों को बदलने पर जो संख्या मिलेगी उसका 4 गुना है। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं तो 7 दाम 70x हो जाएगा, 7y हो जाएगा, 10 चौक 40y हो जाएगा, 4 गुणित x हो जाएगा। तो इस इनको एक साथ लेकर आते हैं, सबको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 40y इधर आके -40 हो जाएगा, 4x इधर आके -4x हो जाएगा। तो x वाला x वाले से ही घट जुड़ सकता है, y के साथ तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि सेम सेम चीजों के साथ जुड़ घट सकती हैं। तो 70x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, 66x, और 7y में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 33। दोनों से 33 उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। अब 33 इधर जाके शून्य को भाग देगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमको एक समीकरण क्या मिल गया, 2x माइनस वाई बराबर शून्य। अब एक समीकरण से तो हमको हल होने वाला है नहीं, तो दूसरा समीकरण कहां से लाएंगे, तो देखो उनके अंकों का योग, तो अंक कौन कौन से हैं, इकाई और दहाई ये हैं, तो इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 3 है। तो दूसरा समीकरण हमको क्या मिल गया, x धन y बराबर 3। अब आप प्रतिस्थापन से करो चाहे विलोपन से करो, तो यहाँ पर विलोपन से करना ज्यादा इजी है। क्यों, क्योंकि y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक +1 है। जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो y और y गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको जोड़ लेना, जब दोनों समीकरणों को जोड़ेगा तो जोड़ने से चिन्ह परिवर्तित नहीं होते ना, तो यहाँ पर डेढ़ होशियार बन के यहाँ चिन्ह परिवर्तित मत कर देना, सिर्फ घटाने से होता है। तो जोड़ेंगे तो y और y कट जाएगा, 2x धन 1x कितना हो जाएगा, 3x, और 0 धन 3 कितना हो जाएगा, 3। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 1। x का मान अगर 1 है तो इस मान को वापस से यही रख देना, तो 1 और 1 धन y बराबर 3, तो y का मान आ जाएगा 2।
तो x का मान 1 और y का मान 2 आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। चलो ये सब तो उसी तरीके से हमको दिए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, हाँ एक और देखते हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज वाला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन रहता है, ये भी अंक कोण वाला रहता है। हाँ चलो उदाहरण नंबर 16 को भी देख लेते हैं हम लोग। ये तो बड़ा इजी है, देखो एक त्रिभुज एबीसी में कोण 1 का मान x डिग्री, कोण बी का मान 3x डिग्री और कोण y का मान y डिग्री, कोण सी का मान y डिग्री है। यदि 3y माइनस 5x बराबर 30 हो तब सिद्ध कीजिए कि एक समकोण है। भैया समकोण त्रिभुज अगर सिद्ध करना है तो त्रिभुज का नाम क्या दिया है? ए बी सी, मतलब कोण कहाँ बन रहा होगा? बी पर। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि त्रिभुज ऐसा है ए बी और सी, जो बीच में नाम आता है वही तो कोण बनाता है ना। तो ये बी कितना है? 90 अंश है। अगर आपने प्रूफ कर दिया तो समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। या अगर आप नाम को चेंज करना चाहते हो तो नाम को भी चेंज कर सकते हो, ए बी सी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा कि इसमें से कोई सा भी एक एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो वो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि नहीं, समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 अंश होगा और बाकी दोनों कोणों के जो योग होंगे वो 90 अंश होगा और सबको मिलाकर 180 अंश होगा। तो दिया गया है उसको लिख लिया हमने, और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब ये वाला कोण धन ये वाला कोण धन ये वाला कोण, तो ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश। ए का मान है x, बी का मान है 3x और सी का मान है प्लस y। तो x और x हो जाएंगे 4y, 4x धन y बराबर 180। तो यहां से हमने y का मान निकाल लिया, तो y का मान कितना आ गया? 180 माइनस 4x। और दूसरा समीकरण तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, ये 3y माइनस 5x बराबर 30। अब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो। y का मान आप क्या करो? समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो 3 के जगह देखो 3 है, y की जगह हमने कितना रख दिया? 180 माइनस 4 माइनस 5x बराबर 30। अब कोष्टक में अंदर में 3 का मल्टीप्लाई करो तो 18 36 18 54 कितना हो जाएगा? 540 और 4 3 कितना हो जाएगा? 12 और माइनस 5x बराबर 30। तो संख्या संख्या को एक साथ कर, 540 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 12 और 5 कितना हो जाएगा? माइनस 17। तो 30 में से 540 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 510 बचेगा। तो यहाँ आएगा माइनस 17x बराबर माइनस 510। तो माइनस और माइनस कट गए, 17 एकम 17 तिया 51, मतलब x का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना आया? 30 डिग्री। अगर x का मान 30 है तो इस मान को यहाँ रख दो ना भैया, तब y का मान निकल जाएगा आपका। तो देखो x का मान y का मान कितना हो जाएगा? 180 माइनस 4 गुणित 30, तो 4 तिया कितना होता है? 12, 120 हो जाएगा। तो 180 माइनस 120 तो कितना बचेगा? 60। तो y का मान कितना हो जाएगा? 60। और y कौन से कोण का मान? c का मान। तो कोण c का मान कितना हो गया? 60। x किसका मान है? कोण a का मान है। तो अब आपको कोण b निकालना है, तो यहाँ पर रखो भैया कि a का मान कितना है? 30 और y का मान कितना है? 60। तो यहाँ पर जब आप वापिस से रखोगे 30 और 60 कितने हो जाएंगे? 90। तो 90 धन कोण b बराबर 180 अंश। तो 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कोण b बराबर हो गया 90 अंश। तो लिख देना, अतः एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि कोण b का मान कितना है? 90 अंश है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हो। ठीक है, एक और प्रश्न हम धारा, क्योंकि ये धारा वाला भी क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखो मतलब इसमें ना आपको क्या क्या क्वेश्चन करना है? एक तो एज वाले क्वेश्चन करना है, उम्र वाला प्रश्न करना है। दूसरा आपको करना है त्रिभुज के कोणों वाला करना है। तीसरा आपको करना है एक नाव वाला, ये करना है। चौथा आपको ट्रेन की दूरी वाला करना है। ठीक है, मतलब अभी आया नहीं है, शायद आपके क्वेश्चन में होगा भी। ठीक है, ये तो नाव वाला है। एक ट्रेन की भी आता है, ट्रेन वाला क्वेश्चन भी आता है, वो करना है आपको। और एक और क्वेश्चन आता है आपको, क्या बोलते हैं उसको, पानी की टंकी। मतलब क्या बोलता है कि दो नल है, एक नल बड़ा है और एक नल क्या है? छोटा है। दोनों नलों को चालू करते हैं तो एक टंकी को भरने में इतना समय लगता है, जब एक नल को चालू करते हैं तो इतना समय लगता है। तो बताओ एक एक जो है नल जो है कितने कितने घंटे में पानी भरेंगे? इस तरीके के प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आगे आता है तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं आता है तो फिर स्किप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो उदाहरण 17 क्या बोल रहा है? एक नाव नदी की धारा की बहाव के दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। मतलब प्रश्न समझे? मतलब अगर नदी जो है ए से जो है बी की तरफ जा रही है, तो वो ए से बी की तरफ जाती है तो कितना दूरी तय करता है?
तो 44 किलोमीटर दूरी जो है वो, तथा इसके विपरीत दिशा में कितना दूरी तय करता है, मतलब बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, कितना घंटे में तय करता है, 10 घंटे में। यही नाव धारा के बहाव के दिशा में 55 किलोमीटर, मतलब वही नाव फिर से दूसरे परिस्थिति में 55 किलोमीटर बहाव के दिशा में और 40 किलोमीटर विपरीत दिशा में कितना घंटे में तय करती है, 13 घंटे में। तो धारा के बहाव की दिशा एवं विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यह बताना है कि जब नाव बहाव के दिशा में जा रही होगी उस समय उसकी कितनी गति होगी, और जब बहाव के विपरीत दिशा में जा रही होगी तब उसकी गति कितनी होगी। अब यहां पर आप एक चीज समझ पाए, जब वो बहाव के दिशा में जाएगा तो उसकी गति क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि नाव तो खुद अपनी गति से जाएगा ही और साथ ही साथ पानी की गति से भी जाएगा। लेकिन जब बहाव के विपरीत दिशा में जाएगी तो उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बहाव उसको अपने साइड ले जाने की कोशिश करेगा, जबकि वो विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों की गति में क्या होगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो वापिस से जो चीज आपको पता नहीं है मान लो, माना कि धारा की बहाव की दिशा में, मतलब धारा जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में जो नाव की चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है वो कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखो, जब बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर जाएगा वो तो कितना समय लगेगा, तो देखो बहाव के दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय यहां चले जाएगा और ये दूरी स्पीड नीचे आ जाएगी, तो हम लोग समय बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी बटे चाल। तो 44 किलोमीटर बहाव के दिशा में जा रही है, तो 44 किलोमीटर दूरी और उसकी चाल हमने कितनी मानी, बहाव वाली चाल कितनी है, x, तो उसको कितना समय लगेगा, 44 बटे x घंटे। विपरीत दिशा में कितना दूर गया वो, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो 30 किलोमीटर विपरीत दिशा में और उसको विपरीत दिशा में उसकी गति कितनी है, y किलोमीटर, तो विपरीत दिशा में जाने में लगा समय कितना हो गया, 30 बटे y। अब इतना समय और इतना समय दोनों को जब जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है, 10 घंटे के, क्योंकि 44 जाने का और 30 आने में कितना समय लग जाता है, 10 घंटे। तो ये तो हमारा टाइम 1 था और ये हमारा टाइम 2 था। तो टाइम 1 और टाइम 2 प्रश्नानुसार कितना है, 10 घंटे। तो पहला समीकरण हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 44 बटे x धन 30 बटे y बराबर 10 घंटा। ये आपको समझ में आ गया। ये जो T1 है ना वो बहाव के दिशा में कितना समय लगा वो बता रहा है, और ये जो T2 है वो बहाव के विपरीत दिशा में कितना समय लगा है वो बता रहा है। भले ही आपको अभी घंटों के टर्म्स में नहीं दिख रहा है क्योंकि घंटे तो पता ही नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको एक चाल के रूप में निकाल लिया, समय को जो है हमने चाल के रूप में निकाला है। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारा क्या बन गया, देखो 44 बटे x धन 30 बटे y बराबर 10। उसी तरीके से 55 किलो, दूसरी परिस्थिति, ये तो केस नंबर 1 था, ये केस नंबर फर्स्ट था, ये केस नंबर हमारा सेकंड है। ठीक है, तो बहाव के दिशा में 55 किलोमीटर को दूरी करने में कितना समय लगा होगा, तो अगेन टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, तो बहाव की दिशा में जा रहा है 55 और चाल कितना है x, ये हो जाएगा दूसरे परिस्थिति का टाइम 1, और विपरीत दिशा में कितना दूर जाता है 40, और उस समय विपरीत दिशा की चाल कितनी है y, और दोनों को करने में कितना समय लगता है, 13 घंटे। तो दूसरा समीकरण हमको क्या मिल गया, 55 बटे x धन 44 बटे y बराबर 13। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो समीकरण हम लोग इस जन्म में देखे ही नहीं है कि नीचे में x हो और नीचे में y हो, तो कैसे करेंगे, करेंगे ना, वही तो सीखना है हमको। ठीक है, तो जब आपको इस तरीके का प्रश्न मिले जहां पर नीचे में चर राशियां हो, x हो, y हो, z हो, नीचे में हो, तब आपको क्या करना है कि दोनों में जो है उभयनिष्ठ क्या है, देखो क्या मैं 44 बटे x को ऐसा नहीं लिख सकता, 44 गुणित 1 बटे x, उभयनिष्ठ ले सकता हूं ऐसा। उसके बाद जो 30 y है क्या मैं उसको ऐसा नहीं लिख सकता, 30 गुणित 1 बटे y बराबर 10। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ जो 55 बटे x है क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 55 गुणित 1 बटे x, और जो 40 y है उसको 40 धन 1 बटे y बराबर उसको 13 में नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब देखो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ भी 1 बटे x, यहाँ भी 1 बटे x, यहाँ 1 बटे y, यहाँ भी 1 बटे y। तो जब आपको उल्टा सीधा दिखे ना तो इस तरीके से आप उसको अलग अलग कर लेना। अब एक बड़े प्यार से क्या करना, माना कि 1 बटे x बराबर u है और 1 बटे y बराबर v है, अब रख देना ऐसा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जहां जहां 1 बटे x दिखेगा उसके जगह u रखोगे ना। अब डेढ़ होशियार बन के 44 बटे u मत कर देना,
अभी हम लोग क्या मान रहे हैं, 1/x के जगह u रखेंगे और 1/y के जगह v रखेंगे। आप चाहो तो स्मॉल a, स्मॉल b, m, n कुछ भी रख सकते हो, आपकी जो दिली ख्वाहिश हो, आपको जिस लेटर से प्यार है आप उस लेटर को रख सकते हो। तो अभी अगर हम लोग u और v मान लें तो समीकरण नंबर 1 कैसा दिखेगा, देखो 1/x को तो हमने u मान लिया है, तो ये कैसा दिखेगा, 44/x हमको कैसा दिखेगा 44u, और 30/y कैसा दिखेगा हमको 30v, और ये 55/x कैसा दिखेगा 55u, और 40/y कैसा दिखेगा 40v बराबर 13। अब देखो पहले वाले समीकरण से इसने क्या किया, दो उभयनिष्ठ था, दो उभयनिष्ठ निकाल लिया, दो इधर जाके भाग दिया, तो ये हो गया 22 और ये हो गया 15। अब ये दो समीकरण हमको मिल गए। अब तो ये सीधा सीधा दिख रहा है ना, उल्टा सीधा तो नहीं दिख रहा है। बस अभी तक तुमको समीकरण x और y के रूप में दिख रहे थे, अब समीकरण u और v के रूप में दिख गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करते हैं हम लोग। अब आपको क्या करना है, इसको विलोपित करना है। तो आप जिससे भी विलोपित करना चाहो, अगर आप विलोपन विधि से हल करना चाहते हो तो विलोपन विधि से कर लो, अगर आप प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हो तो प्रतिस्थापन विधि से कर लो। तो इसमें क्या किया है, इसने इसको विलोपन विधि से हल किया है, और किसको विलोपित किया है इसने, u को। तो मैं आपको इसी को हल करके बता देता हूं कि कैसे इसने किया है। तो देखो u को ये विलोपित करना चाहता है, तो यहाँ पर पहले वाले में u का गुणांक कितना है 22, दूसरे वाले में u का गुणांक कितना है 55। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप विलोपित करना चाहते हो जिस भी चर राशि को, सबसे पहले तो उसका गुणांक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो दोनों का गुणांक सेम नहीं है भैया, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले गुणांक को सेम बनाओगे ना। अगर सब चीज बना बुनाया मिल जाएगा तो क्या मतलब, कुछ चीजें अपने हाथ से भी बना के खाओगे तभी तो मजा आएगा, अपने हाथ का टेस्ट कुछ और ही होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में, कौन से दोनों समीकरणों में, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, u के गुणांकों को सेम बनाएंगे। तो u के गुणांकों को कैसे सेम बनाएंगे, तो देखो अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, सिर्फ 2 का गुणा कर दे रहा था, 3 का गुणा कर दे रहा था, तो बन जा रहा था। लेकिन अभी तो पहले वाले समीकरण में u के सामने 22 है, और नीचे वाले में u के सापेक्ष u के सामने क्या है 55 है। तो जब आपको इस तरीके से मिले ना, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहले वाले समीकरण में क्या है 22 है, ये देखो पहले वाले समीकरण में क्या है 22 है, तो 22 का गुणा विपरीत समीकरण में करना है, मतलब 22 का गुणा समीकरण नंबर 4 में कर दो, और इसमें u का गुणांक कितना है 55, इस 55 का गुणा कहां कर दो 3 में, मतलब उल्टा, यहां का गुणांक का मल्टीप्लीकेशन समीकरण 4 में, और पूरे के साथ ना सिर्फ 13 के साथ गुणा मत कर देना, पूरे के साथ गुणा करना है, जिसका भी गुणा करोगे दोनों पक्षों में करोगे। और यहाँ पर u का गुणांक कितना है 55, तो इस 55 का गुणांक आप कहां कर दोगे, समीकरण नंबर 3 में करोगे, ठीक है। और समीकरण 3 में भी किसमें, दोनों साइड करोगे, ठीक है, एक साइड नहीं। पता चला कि सिर्फ 5 के साथ गुणा कर दिए 55 का, और बोल रहे सर पटक रहे हो कि सर हमारा तो उत्तर ही नहीं आ रहा है, मेरे को बड़ी तीसरी नफरत हो जाता है, मेरे से बनता ही नहीं है। तो भैया पहले गणित का बेसिक रूल तो समझो कि अगर आप किसी समीकरण में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ एक ही साइड मल्टीप्लाई नहीं होता है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो समीकरण नंबर 3 के दोनों पक्षों में 55 का गुणा करोगे 55, और इसमें किसका 22 का, ठीक है, आप इसमें 22 का जो है गुणा कर देना, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, जब इसमें 55 का गुणा करोगे तो ये 1210 यू हो जाएगा, और 825 और 275 हो जाएगा, गुणा करोगे। तो अब देखो दोनों के सामने कैसे चिन्ह है, इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है। तो जब प्लस प्लस रहेंगे तो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, दोनों समीकरणों को माइनस कर दिए। तो माइनस करेंगे तो देखो इसके पहले कौन सा साइन था, प्लस, तो ये प्लस क्या हो गया माइनस, इस 40 के सामने पहले क्या था प्लस, ये क्या हो गया माइनस, इस 13 के सामने पहले क्या था, पहले प्लस था, मल्टीप्लाई करने के बाद 286 आया, तो इस प्लस को हमने क्या कर दिया माइनस, ये पूरा गायब हो गया। इसको हल किया हमने, तो इधर से -55 और इधर से 11 कैंसिल हो गया, तो b का मान कितना हो गया 11/55, ठीक है। तो 11/55 मतलब 1/5। अब ये किसका मान है, ये तो हमारा v का मान है, तो हमको v का मान चाहिए था क्या, नहीं, हमको तो समीकरण x और y के रूप में चाहिए था। तो याद करो ना भैया, v बराबर क्या था 1/y था। तो अगर v का मान 1/5 है तो इसका मान यहाँ पर रखोगे तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, कहां से आया, तो v बराबर 1/y था, तो तिर्यक गुणा किए, y इधर चले गया 5 इधर चलेगा, तो y का मान ये आ गया। अब इस v के मान को आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 3 में, चाहे समीकरण नंबर 4 में। इसने समीकरण 3 में रखा तो देखो 22u 15v था, v के जगह इसने 1/5 रखा, 5 एकम 5, 5 दिया 15 हो गया बराबर 5, तो ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2।
तो 22u बराबर 2, तो 22 इधर जाके इसको भाग करेगा तो 2/22 हो जाएगा, तो u का मान कितना आएगा 1/11। अब u के मान को हमने क्या माना था, देखो 1/x माना था, तो x का मान कितना आ गया 11, और यही तो हमको चाहिए था, तो x का मान 5 और y का मान जो है 11 है। ठीक है, चलो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रश्नावली है यहाँ पर देखो कुछ समीकरण हमको दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा समीकरण है ये, जांचिए कि एक और बी में से कौन से दिए गए समीकरणों के हल हैं। ठीक है, ए और बी जो है दिया हुआ है, वो कौन कौन से समीकरणों के हल हैं। तो देखो पहला समीकरण क्या है, x धन y बराबर 7। तो देखते हैं कि x का मान 2 रखते हैं और y का मान 5 रखते हैं, तो 2 धन 5 कितना हो जाएगा 7, इधर भी 7 इधर भी 7, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब पहले वाले का हल जो है वो क्या है, अ है। ठीक है, अब b को रख के देखते हैं, तो -1 और 3, -1 और 3 को रखोगे तो इधर कितना आएगा, जैसे x की जगह आपने -1 रखा और y की जगह 3 रखा, तो कितना आ जाएगा +2। एक साइड +2 आएगा, दूसरे साइड +7 आएगा, तो क्या 2 और 7 आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मतलब दोनों पक्ष बराबर नहीं आए, मतलब पहले वाले के लिए ब जो है हल नहीं है, तो पहले वाले के लिए सिर्फ अ हल है। दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं, x की जगह रखते हैं 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, y की जगह रखते हैं 5, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा 25, तो और बराबर में कितना है 13, तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, 29 और 13 तो कभी भी बराबर नहीं हो सकते, मतलब दूसरे वाले प्रश्न का हल अ नहीं है। ब है कि नहीं चेक करते हैं, तो x की जगह रखते हैं -1, तो 2 गुणित -1 करोगे तो कितना आ जाएगा -2, 5 की जगह 3 रखोगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, और दूसरे पक्ष में क्या है 13, तो देखो 15 में से -2 गया, कितना बचा 13, तो इधर भी 13 और इधर भी 13, दोनों पक्ष बराबर आ गए, मतलब दूसरे प्रश्न का हल क्या है, ब है। इसी तरीके से आप तीसरे और चौथे प्रश्न को क्या कर सकते हो, आप हल कर सकते हो। उसी तरीके से प्रश्न संख्या 2 है, तो आप सबको हल कर करके देखना। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताना। ठीक है, अगले वीडियो में अगर नहीं बनेगा तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, और अगर आपका बन जाएगा x की जगह 3, y की जगह -1, इसी तरीके से रख रख के देखना है। अब हो सकता है किसी प्रश्न में अ और ब दोनों उसके हल हो जाए, जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन जो है किस क्वेश्चन के लिए हल है। ठीक है, अगर आपका प्रश्न 1 और 2 खत्म हो जाता है तो हम लोग अगले वीडियो में चालू करेंगे प्रश्न नंबर 3 में। ठीक है, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाओ, दूसरे स्कूल के हैं कोई बात नहीं, ताकि उन भी क्या कर सके, उन लोग भी अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।